बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पार्लिमानी कमेटी को मिला हुआ इख्तियार और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा किसी भी हुकूमत ने अपनी सबकत के वजह से, अपनी अक्सरियत की वजह से मुल्क के इंसाफ के सबसे बड़े अदारे के सरबराह का इंतखाब किया है, सेलेक्ट किया है, मुंतखब किया है। जस्टिस यहिया अफरीदी उनके नाम का पूरा निकला है, जो सबसे ज्यादा बहस हो रही थी। और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म की चीजें इस हवाले से ज़ाहिर है लिख रहे हैं। रात गए ये फैसला जो है सामने आया। एक सहाफ़ियों का गिरोह है जो कि बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं प्रो काज़ी फ़ाइज़ ईसा भी था, प्रो नून लीग भी है और एंटी पीटीआई कह लें। और एक ऐसा गिरोह था सहाफ़ियों का जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा पर तनकीद किए हुए था और काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से आए रोज़ नित नए अलकाबात जो हैं वो उसको फ़ेस कर रहा था। सदीक जान साहब ने जब मैं देखने गया कि लोग इस पे क्या कह रहे हैं, तो सदीक जान का मैं देख रहा था, थोड़ा-सा मैंने सुना भी उनकी वीडियो को। उसमें वो कहते हैं कि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर आउट, जस्टिस यहिया को चुन लिया। बुहरान का वो कहते हैं कि बहुत बड़ा बुहरान जो है अब पैदा होने जा रहा है। और वो कहते हैं कि जब ये पार्लिमानी कमेटी बनी थी, तो पहले से ही मालूम था कि ये क्यों बनी है। और तहरीक-ए-इंसाफ ने इस कमेटी में ना जाकर बहुत अच्छा फैसला किया। एट लीस्ट वैलिडेट नहीं किया इस कमेटी को और इसके फैसले को। फिर एक अहम नुक्ता जो उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर उठाया, वो था कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा था कि हमारी कोई मामला तय हुए हैं हुकूमत के साथ। तो या मौलाना फजल रहमान साहब के साथ धोखा हो गया है या फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने पीटीआई के साथ धोखा कर दिया है। ये बुनियादी तौर पे पहली वीडियो जस्टिस यहिया के नाम सामने आने के बाद जो सदीक जान ने की, उसके अंदर जो मेन पॉइंटर्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। वसीम मलिक साहब ज़ाहिर है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर कर रहे होते हैं, बड़ी शानदार, बड़ी जानदार रिपोर्टिंग करते हैं। और फिर ख़ास तौर पे जब से इन्होंने फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1 शुरू किया है, तो वो जिसको कहते हैं ना बहारें ही कुछ और हैं। वसीम मलिक साहब, जस्टिस यहिया अफरीदी का नाम सामने आना, आपके लिए इसमें कोई सरप्राइज़ था? अच्छा देखिए, सरप्राइज इसलिए था कि एक तो जो मौलाना फजल रहमान के करीबी ज़राए हैं, जैसा आपने बताया, वो ये दावा कर रहे थे कि पहले गालबन कोई गारंटियां दी गई थी मौलाना को और कहा गया था कि इस मामले को ट्रांसपेरेंट दिखाने के लिए हम जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगा देंगे। चूंकि ये हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर लगा भी दिया जाता है तो जो एक मामला है वो ट्रांसपेरेंट भी हो जाएगा इनके लिए। और दूसरा, जो चीफ जस्टिस होगा वो तो है ही ट्रूथलेस, उसके पास तो ऐसा सच कोई इख्तियारात ही नहीं होंगे। आईनी बेंच और आईनी सरबराह जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह को तो नहीं लगाने लगे। अगर ज्यादा से ज्यादा लगा दिया तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगा दिया जाएगा। मगर मैं आपको एक खबर दे दूं कि जिन लोगों ने ये 26वीं आईनी तरमीम करवाई है ना, वही इस खसूसी पार्लिमानी कमेटी की डोरें हिला रहे थे। और उस वक्त वो मौजूद कहाँ थे? वो प्रेसिडेंसी में मौजूद थे। तो ये जो एक ढोंग रचाया गया ना जी, खसूसी पार्लिमानी कमेटी, उसने 2 तिहाई अक्सरियत से ये फैसला किया। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले नाम फ्लोट किया जस्टिस मंसूर अली शाह का। जब उसमें 3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो लोग शामिल है ना, और चौथे सेनेटर कामरान मुर्तजा थे JUIF के, तो 4 लोगों ने पहले फ्लोट किया नाम जस्टिस मंसूर अली शाह का। और उसके बाद जो 5 लोग थे, जिनमें 4 मुस्लिम लीग नून के और एक MQM के, उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम नहीं माना। तो जिसके बाद जस्टिस यहिया अफरीदी पर कंसल्टेशन हुई। तो मुझे ये हकीकत इसलिए नहीं लगती कि 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए होती है। यानी अगर जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम जो है वो रिजेक्ट किया गया 5 लोगों की जानिब से, तो वो तो 2 तिहाई अक्सरियत बनती नहीं थी। लिहाजा जहां से डोरें हिलाई जा रही थी, प्रेसिडेंसी में जो लोग मौजूद थे वो पहले फैसला कर चुके थे। इस कमेटी से बज़ाहिर एक फैसला करवाना था जस्टिस यहिया अफरीदी का। और उसमें सबसे अहम बात वो ये भी है कि कुछ लोग ये दावा करते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह से मामला तय करने की पहले कोशिश की जाती रही, जिस पर उन्होंने इनकार किया। और फिर वो कहते हैं ना, जैसे उनके बतौर चीफ जस्टिस के मनसब के ताबूत में आखिरी कील ठोंका वो उन्होंने खुद ठोंका, जब उन्होंने आईनी तरमीम से एक रोज कबल वो दूसरी वजात जो जारी की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक, जिसके बाद ये फैसला हुआ
बड़ा आला सतह पर कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को एक तो सबक सिखाना है, उनके जरिए दीगर जजेस को सबक सिखाना है, और अब बतौर चीफ जस्टिस ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मैं चाहता हूं कि क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, एक लंबी बहस है, तो मैं चाहूंगा जरा क्विकली हम पॉइंट टू पॉइंट जो है इसको लेके चलते रहें, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कम टाइम के अंदर हमारे नाज़रीन जो है उनको मिले। अब इसके ऊपर ज़ाहिर है तबसरे मुख्तलिफ तरह के हो रहे हैं। मैं इससे पहले जस्टिस मुनीब के ऊपर मैं बात ही नहीं करता। ठीक है, लोग उनको समझते हैं कि वो वही थॉट, वही सोच लेके चल रहे थे जो साकब निसार से शुरू हुई और फिर बंदयाल साहब, और जो बातें मीडिया में की जाती हैं, जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए जाते हैं, ऑल्दो वो एक शानदार, बड़े बेहतरीन, बड़े ज़बरदस्त कानून को समझने वाले जज हैं। जज हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो जज हैं। छोटा सा आपको इंटरप्ट, वो जज हैं और वो जज रहेंगे जब तक वो रिटायर नहीं होते, आल्दो के अगर वो रिजाइन की तरफ नहीं जाते, जो कि अभी वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन उन्हें आईनी बेंच में शामिल नहीं किया जाएगा। वो बैठ के खानदानी मामलात के मुकदमात, बच्चों की हवालगी के मुकदमात, तलाक के मुकदमात, टैक्स मैटर्स वो सुनेंगे। ओके, जस्टिस मंसूर की तैनाती बनती थी। 18वीं तरमीम की बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करते रहे, मंजन बेचते रहे। वो जो जमहूरियत वगैरह का राग लाप के, वो कहा जाता है कि नवाज शरीफ और बेनजीर ने बैठ के कंसेंसस किया था। तो ये बेशर्मी की हद नहीं है कि आपको मीठा मीठा नजर आता है, कड़वा नजर नहीं आता। हॉर्स ट्रेडिंग रोकने की बात हो, खैर बातें पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती ना होना कितना बड़ा लॉस है। देखिए, बहुत बड़ा लॉस है इस सारे मामले में। इनफैक्ट उनकी तैनाती से कबल आपकी रियासत के 3 सतून है यार। आपकी रियासत इस वक्त 2.5 सतूनों पे खड़ी है। आपने एक सतून को आधा काट के फेंक दिया है। वजह सिर्फ ये थी कि उन्होंने 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों का फैसला दे दिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, इस वक्त आपकी पूरी जुडिशरी में जो कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्ट हैं, जो बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशनल माइंड है, वो जस्टिस मंसूर अली शाह की सूरत में आपके सामने है, वो जस्टिस मुनीब अख्तर की सूरत में आपके सामने है। लेकिन आपने क्या किया, चलें जस्टिस याहिया अफरीदी, बज़ाहिर उनका जो एक तासुर मिलता है, उसमें भी अगर आप पूछना चाहेंगे तो मैं कुछ चीजें खोल के आपके सामने रख दूंगा, माजी करीब के उसके उनके 8 से 10 फैसले। और लेकिन उनकी सूरत में एक फेस सेविंग वफाकी हुकूमत ये जरूर कह सकती है कि यार वो गैर मुतनाज़ा जज थे। लेकिन अब जो बातें सामने आने लग गई हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी अदालत, आईनी बेंच जो है उसका सरबराह बना दिया जाएगा, तो उसके बाद तो मैं, क्योंकि ये दावे पता है कौन कर रहा है, ये दावे वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने ये दावा किया था कि जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, जो एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीबी सर्कल्स है जो रोज ये दावा करते हैं। तो आपके लिए तो खुशी की खबर होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट हो या फिर आईनी अदालत हो, आईनी बेंच हो, दोनों जो जज साहबान होंगे वो जनूबी पंजाब से, मतलब सराय। देखिए, जस्टिस याहिया अफरीदी का जो ताल्लुक है वो कोहाट से है, वो केपीके से उनका ताल्लुक है। जस्टिस गाजी खान की है। जी जी, तो डेरा इस्माइल खान मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मैंने बल्कि दो नहीं 3 जगह से पढ़ा। मैंने डॉन से भी पढ़ा और 2 मुख्तलिफ जगहों से पढ़ा, तो वहां पे डेरा गाजी खान लिखा हुआ है ज़ाहिर है। मैं खुद तो देखने नहीं गया कि कहाँ पे वो पैदा हुए थे। चले मैं आगे बढ़ाता हूँ डिस्कशन को। आपसे पहले वो पैदा हो चुके थे, आप देखने जा भी नहीं सकते थे ऑन अ लाइटर नोट। ऑब्वियसली। अच्छा, ये एक किसी ने बड़ा खूबसूरत फिक्रा लिखा हुआ था, जुमला लिखा हुआ था जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। मैंने सोचा कि वसीम के साथ जब मैं वीडियो कर रहा हूँ तो वसीम से मैं इस मुतालिक जरूर पूछूंगा। नंबर 1, इसने लिखा हुआ था कि बैक वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी को कबूल होना जो है किसी भी शख्स के लिए वो बड़ा मानी खेज है। तो इसको आप खुशकिस्मती कहेंगे कि जस्टिस याहिया अच्छा जो है देखिए, आप उसके ऊपर पूरा उतरे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है एटलीस्ट उन्होंने समझा कि ये उनको इंसाफ देंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी से ज्यादा एक तीसरे फरीक को वो ज्यादा काबिल कबूल हैं, जो 26वीं आईनी तरमीम जिनका ब्रेन चाइल्ड था। और इस वक्त देखिए, इमरान खान मुखालिफ जो कुव्वतें हैं उनका मुफाद एक है। हमने ये भी देखा कि पीडीएम वजूद में आई, पीपल्स पार्टी, अब फिर इस सेटअप में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN,
तो ये एक सेटअप है, इनके मुफादात जो हैं वो एक तरह से जुड़े हैं। और इस सारे मामले में मैं जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में एक चीज जरूर कहूंगा कि वो आल्दो के बाकी जजेस का वो अपना माइंडसेट है कि वो क्या इसके ऊपर रिस्पॉन्स देने वाले हैं। आल्दो के एक जो सहाफी हैं महर बुखारी साहिबा, उन्होंने एक दावा जरूर किया है, उन्होंने कहा है कि मेरी जस्टिस मंसूर अली शाह के फैमिली के करीबी लोगों से राबता हुआ है, जिस पर मोअज़्ज़िज़ जज साहब जो हैं उन्होंने कहा है, जो उनके अल्फाज अल्फाज थे कि आई एम फाइन, और फिर उन्होंने कहा है कि आई एम गोइंग टू स्लीप, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी सुप्रीम कोर्ट जाना होता है। तो ये तो एक दावा चले उनका रद्द सामने आया। सो महर बुखारी साहिबा ज़ाहिर है वो बड़ी साफी हैं, वो कहती हैं कि उधर से ये आई है कि आई एम गोइंग टू स्लीप, बट मोहम्मद मालिक साहब जो हैं वो 2 कदम आगे निकले हैं और उन्होंने कहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी स्लीपिंग, वो 9 बजे सो जाते हैं जब उनकी किस्मत से मुतालिक फैसला हो रहा है। जब पार्लिमानी कमेटी का इजलास हो रहा है तो वो कहते हैं याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं ना इस बात पे मेरे पास खबर नहीं है, मेरा तज्जिया है और इस पे मैं श्योर हूं कि जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम जब फ्लोट हुआ तो उससे पहले उनसे राब्ता हुआ होगा, उन्हें एतमाद में लिया गया होगा, उन्होंने भी एतमाद दिया होगा कि मैं रिफ्यूज नहीं करने जा रहा, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ। मगर मैं इस सारे मामले को जस्टिस याहिया अफरीदी के माजी से जोड़कर आपके सामने बयान करने की कोशिश करता हूं कि मैं ये समझता हूं कि अब फैसला जस्टिस याहिया अफरीदी के हाथ में है कि वो जस्टिस जावेद इकबाल बनना चाहेंगे। वो आपको याद होगा सरता पै वाले सरता पांव वाले बड़े मशहूर थे, या फिर आप जस्टिस भगवान दास बनना चाहेंगे। क्विकली 2007 का मैं एक वाकया आपको बता देता हूँ। हुआ कुछ यूं कि 2007 में परवेज मुशर्रफ ने उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को कहा कि पीसीओ के तहत हल्फ उठाओ, नहीं उठाया गया, उनसे इस्तीफा मांगा, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, फिर उन्हें मुअत्तल करके उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक कार्रवाई भेज दी। जस्टिस भगवान दास जो थे वो दूसरे नंबर पर थे सीनियरिटी में, वो सब बैरून मुल्क थे। जस्टिस जो जावेद इकबाल थे वो सब तीसरे नंबर पर थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें यकीन दहानी कराई गई कि अगर आप जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो है उनका पंजाबी में लफ्ज इस्तेमाल कर देता हूं कि मक्खू ठाप देते हैं तो फिर आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाएंगे। उन्होंने क्या किया, 5 रुकनी जुडिशल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को लीड किया और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। अब जस्टिस भगवान दास वापस आए मुल्क में, उनके पास भी ऑप्शन था कि वो भी जस्टिस जावेद इकबाल की तरह चीफ जस्टिस के मनसब पर नजर टिका सकते थे, मगर उन्होंने अपने सीनियर जज जो चीफ जस्टिस जिनका हक बनता था उनका साथ दिया, मामलात अपने हाथ में संभाले, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को मुअत्तल किया, खत्म किया, फुल कोर्ट बुलाया जिसमें इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल कर दिया। जब ये सारा मामला हो रहा था, क्विक वन लाइनर, जब ये सारा मामला हो रहा था तो इस्लामाबाद की बड़ी मशहूर फर्म है शाह मिनुल्लाह अफरीदी, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह, इस्लामाबाद के बिवरले सेंटर में इनकी फर्म थी। जस्टिस जो इफ्तिखार चौधरी थे उनकी वकील ये लोग थे। अदलिया की आजादी में रूह रवां थे ये आगे बढ़कर, और फिर जब अदलिया आजाद हुई तो फिर इन तीनों को मुख्तलिफ सूबों का चीफ जस्टिस लगाया गया, फिर ये तीनों अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आए। तो तारीख पाकिस्तान में देखिए कैसे दोहराती है कि अब भी जस्टिस याहिया अफरीदी तीसरे नंबर पर है, जस्टिस मंसूर अली शाह का हक मारा गया है, तो अब फैसला उनके हाथ में। ओके, क्लैरिटी, यानी ये मुनाज़रीन की क्लैरिटी आ गई। अब जाते जाते मैंने ज़ाहिर है हमने जस्टिस याहिया अफरीदी के रिसेंट टाइम्स के जो फैसले हैं पिछले कुछ अरसे के, उसके ऊपर बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। दूसरा पार्ट जब हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे, इसके अलावा कुछ सवालात जो मेरे दिमाग में उठ रहे हैं, यकीनन आप पाकिस्तानियों के ज़हन में भी उठ रहे होंगे, उस पे भी बात करेंगे। लेकिन ख्वाजा आसफ साहब ने एक दावा किया है, वो जियो के ऊपर मैं देख रहा था, बड़ी पट्टी स्क्रीन के ऊपर, वो जब आप टेम्पलेट को चलाते हैं तो बड़ी सिंगल टेम्पलेट चल रही थी, एंड दैट वाज जस्टिस याहिया अफरीदी नामजदगी कबूल कर लेंगे, ख्वाजा आसफ का दावा। अब इसमें 2 चीजें हैं। एक तो है कि ख्वाजा आसफ को मालूम है, जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने राब्ता किया होगा और उन्होंने कहा होगा मैं कर लूंगा। एक दूसरा एंगल भी है, हो सकता है इनको दराक हो कि वो नहीं करेंगे, तो फिर क्यों ना हमारा दा लग जाए और काजी फाइज ईसा के चहेता जो एक जज है वो तैनात हो जाए। मुझे ये लगता है कि इन्हें जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान काबिल कबूल हैं, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं वो बेहतरीन इनके पास चॉइस है आईनी बेंच के सरबराह के तौर पर। तो मैं अभी भी इस बात पर श्योर हूं कि मैं जब रिसेंट पास के चौधरी साहब फैसले देखता हूं ना जस्टिस याहिया अफरीदी के,
तो फिर अब मैं ये कहने पे भी मजबूर हूं कि अगर मैं कड़ी से कड़ी जोड़ूं तो गालबन ये मेरा तज्जिया है, अगेन गलत हो सकता है, खबर नहीं है। मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान है, अभी उन्होंने चीफ जस्टिस का हल्फ उठाना है, उनके फैसले क्या हो सकते हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन ये डॉट से डॉट मिलाऊं तो मुझे अब चीजें समझ आती हैं कि शायद याह्या अफरीदी साहब भी बड़ी बदकिस्मती से लूप में होंगे। अच्छा, वैसे जब आप ये कहते हैं ना मैं खबर या तज्जिया, तो मैं ज़ाती तौर पे कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ और मेरा दिल करता है मैं फ़ौरन राय साकिब खरल साहब को कॉल कर लूँ और उनसे पूछूँ कि वो खबर थी या तज्जिया था? तो मैं वसीम बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह दूसरे जो हिस्सा होगा वीडियो का, उसमें फिर तफ़सील के साथ बात करते हैं रिसेंट टाइम्स के जो फैसले हैं, जस्टिस याह्या अफरीदी के और जो दीगर मामलात हैं इससे जुड़े हुए उस पे बात करेंगे नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़।